नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो 9th का रिज़ल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो इस 9th के रिज़ल्ट के लिए आपको मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आप लोग 10th में आ गए हैं और 10th में आने के साथ साथ कुछ बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा और कुछ बच्चे एडमिशन लेने के लिए बाकी होंगे। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा उनको शायद बुक्स भी मिल गए होंगे और उन्होंने धीरे धीरे करके उस चीज़ को पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। अगर आपने इस चीज़ को पढ़ना शुरू कर दिया है, कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी। और कुछ बच्चे जिन्होंने बुक को पढ़ा लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया, तो वो इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि कोई आए या वो कहीं जाए और उनको वो चीज़ें समझाई जाए। वो किस आप फिर ऐसे बच्चे ये सोचते हैं कि किस कोचिंग जाया जाए, कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जाए। तो बच्चों, आज आपको ये चैनल इन सभी सुविधाओं को देगा। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी क्लासेस जाने की आवश्यकता नहीं है साइंस के लिए। आप केवल इस चैनल से जुड़ जाइए। तो ये चैनल आपको हैंड रिटन नोट्स देगा। आप चाहें आपको 5 साल के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर भी कराए जाएंगे। इसके साथ आपको इस चैनल का मोटिव ये है, इस चैनल का उद्देश्य ये है कि आप खुद ही सीखें। बस यहाँ उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया जाएगा ताकि आपकी बुद्धि का विकास किया जा सके। ताकि आज आप अगर अभी अच्छे से काम कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको आगे जाके अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से वो हर चीज़ों को धीरे धीरे करके समझेगा और समझने के साथ साथ उनको किस प्रकार से करना है वो भी उसको आसानी से वो किसी भी निर्णय को लेने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ आपके केवल और केवल बुद्धि के विकास पे ही काम किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके लिए कौन से क्वेश्चंस जो है वो आईएमपी है और किस आंसर को किस प्रकार से लिखना है। और आपको अगर कुछ चीज़ों को अगर आप लिखेंगे तो आपकी जो मार्किंग है, अगर आप कुछ और चीज़ें उसमें डालेंगे तो आपकी मार्किंग कैसे अच्छी हो सकती है, आपके मार्क्स कैसे अच्छे आ सकते हैं, इन चीज़ों को भी आपको यहाँ बताया जाएगा। तो आइए, और इस चैनल का आपसे प्रॉमिस था कि 1 अप्रैल को 9th और 10th की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। तो आइए आज 10th का साइंस का एनसीईआरटी की बुक का पहला चैप्टर देखते हैं क्या है। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमें ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको केवल अपने आसपास के दैनिक जीवन को ही देखना है, जिसमें कि आप अपने दैनिक जीवन को दैनिक जीवन में जो हम डेली में चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको देखते हैं। तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब, अगर हम विचार करेंगे, आमने आसपास देखेंगे, तो तभी हम बता सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या कि नहीं हुई है। मान लीजिए परिस्थिति ये है, तब हम देखें परिस्थिति क्या होगी। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील, कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम आर्द्र वायुमंडल में अगर खुला छोड़ दें, क्या होगा? सोचिए। अंगूर का किण्वन कराएं तो क्या होगा? अंगूर का किण्वन कैसे होता है? मान लीजिए हम एक पॉलीथीन के अंदर अंगूर लाते हैं और उसको वैसा पैक का पैक रख देते हैं अंदर, और उसको 3-4 दिन वैसे ही रखा रहने देते हैं, तो अंगूर क्या हो जाता है? अंगूर सड़ जाता है। वही कहलाता है अंगूर का किण्वन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भोजन कैसे पकता है, कैसे पकाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हमारा शरीर भोजन को कैसे पचा लेता है। हम सांस लेते हैं तो क्या होता है। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप देखें तो आपको खुद ही इनके जवाब पता है कि अगर कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दें तो क्या होगा। अगर
तवा या लोहे की किसी भी चीज़ को अगर हम आर्द्र वायुमंडल में या वायुमंडल में यूं ही खुला छोड़ दें, क्या होगा? अंगूर को अगर हम किण्वन कराएं या उसको सड़ाएं तो क्या होगा? हमारा शरीर भोजन को कैसे पचा लेता है, भोजन को पकाया कैसे जाता है, क्या होता है कि भोजन पक जाता है अपने आप। और अगर हम सांस लेते हैं तो भी क्या होता है? अब आप सोचें कि हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हम जीवित हैं। लेकिन अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये भी सोचिए। और हम सांस ले रहे हैं तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो 2 सेकंड के लिए आप अपनी नाक को बंद करके एक बार देखिए कि अगर हम सांस ले रहे हैं और अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी परिस्थितियों को प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। अगर हम देखें तो जो भी अपन ने अभी तक देखा है, जैसे कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ना, अगर हम इस एक लाइन को ही पढ़ेंगे तो दूध है खुला छूटा हुआ है, कौन सी स्थिति में? गर्मी के मौसम में। अब इसमें क्या होगा? इसकी प्रकृति कैसे परिवर्तित होगी या उसकी पहचान कैसे बदलेगी? दूध है, गर्मी में रखा रहेगा, क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो इसकी प्रकृति चेंज हो गई ना, वो दूध जो नॉर्मल था वो फट गया है, दही बन गया है। नेक्स्ट है आपका लोहे का तवा। लोहे के तवे को जब हम देखते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं तो आप लोहे की कील या तवे को देखेंगे तो उसमें एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिसको अपन जंग बोलते हैं। तो बच्चों ये भी क्या है, ये उसके रूप को बदल देता है। अगला है आपका अंगूर का किण्वन, जो कि अंगूर को सड़ाना होता है, जिससे कि कई प्रकार की शराब बनाई जाती है अंगूर के ही किण्वन से। इसमें क्या अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आप मुझे बताएं। भोजन पकाया जाता है तो उसमें जब ऊष्मा दी जाती है, भोजन पकता है तो उसका बेसिक जो चीज़ है वो थोड़ी सी बदल जाती है, वो पक जाता है ताकि उसको खाया जा सके। तो क्या इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? नेक्स्ट है हमारा शरीर भोजन को पचाता है। कैसे पचाता है? क्या होता है कि हमने भोजन को किया और वो अपने आप ऐसे क्या पच गया? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भी शरीर में जो आमाशय है उसके अंदर HCl नामक पदार्थ पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। इसके बाद हम सांस लेते हैं। अब सांस में हम क्या ले रहे हैं? O2। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, बताइए? सांस अगर हम छोड़ेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड या जिसको हम CO2 बोलते हैं वो हम छोड़ रहे हैं। हम O2 रहे हैं लेकिन CO2 छोड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है अंदर, कैसे CO2 निकल रही है बाहर? आइए इसको देखते हैं। इसके बाद कुछ ना कुछ, जब इसका मतलब ही ये है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है तो जो वस्तु का प्रारंभिक रूप है या प्रकृति है या पहचान है, वो उसमें कुछ ना कुछ, जैसे उसका रंग बदलना, अवस्था बदलना, तापमान बदलना, उसका टेम्परेचर बदल जाता है, उसका स्वाद बदलना। तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर हम दूध को टेस्ट करते हैं तो दूध अलग टेस्ट का लगता है, लेकिन उसी से जमा हुआ दही या वो जब दूध फट जाता है तो उसको भी हम टेस्ट करके देखें तो वो हल्का सा खट्टा लगता है। तो दोनों का टेस्ट चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि दूध से दही बनने में भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके बाद हम देखें पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आपने क्लास 9th में 3rd और 4th चैप्टर में आई थिंक ये चीज़ पढ़ी है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का एक सिंपल सा हम उदाहरण अगर आपको दें तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें किसी एक पदार्थ अपनी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में आने पर क्या हो जाता है, पदार्थ अपनी पुनः पहली अवस्था में नहीं आ पाता है। इसको ही हम क्या कह देते हैं, इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको देती हूँ कि पानी से जो बर्फ़ बनती है और अगर हम उस बर्फ़ को वापस निकाल के रख दें फ्रीज़र से तो आप देखेंगे कि वह दोबारा से पानी बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन वही
दूध से दही बनना, यानी कि पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूध से दही बनने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इसको फिर से दूध बना दीजिए, तो क्या आप बना पाएंगे? नहीं। इसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आने के बाद पुनः अपनी पहली अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। इसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये आपने क्लास 9th में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कैसे बताएंगे? या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये हम कैसे बता पाएंगे आपको, या आप कैसे पहचान पाएंगे? तो इसको पहले हम समझेंगे। तो क्या आप इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आपको आगे चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। पहला है हमारा, देखिए, अब अगर आप लैब गए होंगे तो आपने वहाँ का बर्नर भी देखा होगा। देखिए यहाँ पे बर्नर को दिखाया गया है। ये बर्नर है आपका, जो कि काम करने के लिए यूज़ किया जाता है लैब में, क्योंकि कई स्कूलों में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के स्कूलों में लैब नहीं है, या बच्चों को लैब ले जाया जाता है लेकिन वहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं, जिसके अभाव में बच्चे देख ही नहीं पाते हैं कि बर्नर क्या होता है। तो ये डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है थोड़ा बहुत, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बर्नर है, जिससे किसी भी चीज़ को अगर जलाना है तो हम इसको जला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल हर चीज़ को, हर काम के लिए एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे गैस को खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, अब इस बर्नर को हम कहें कि खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाए, तो इस बर्नर को केवल और केवल प्रयोगशाला में या लैब में ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये इसमें देखिए चिमटी है, जिससे मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है। ये चिमटी है, यहाँ मैग्नीशियम रिबन है। इसके बाद ये है आपकी वॉच ग्लास, जो कि कांच का बना होता है, एक कटोरी जैसा होता है जिसमें हमको राख रखनी है। तो अगर हम देखें, और ये एक ट्रे है जिसके ऊपर रख के और इन सब चीज़ों को जलाया जाता है। और इन जो मैग्नीशियम का या किसी भी चीज़ को जलाने के बाद अगर हम उसकी राख को, ऐश को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हम एक वॉच ग्लास, जो कि कांच का होता है, कटोरी जैसी शेप का होता है, उसमें हम इसकी राख को, ऐश को रख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो एक मैग्नीशियम का रिबन होता है, जो कि जैसा नॉर्मल रिबन होता है, बिल्कुल पट्टी के जैसा वैसा होता है मैग्नीशियम का रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम रेतमाल एक पेपर होता है, जो कि जिसकी एक साइड प्लेन होता है, दूसरी साइड हल्का दाने जैसे दानेदार होता है, उससे अगर हम रगड़ कर इसको और फिर स्प्रिट लैंप की सहायता से चिमटी से इसको पकड़ के और हम इसका दहन कराते हैं। दहन का मतलब क्या होता है? इसको जलाना। जब हम इसको जलाते हैं तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कभी प्रयोगशाला में इस प्रयोग को करें तो अपनी आंखों पर चश्मा पहन लें, या आंखों से इस प्रयोग को थोड़ा सा दूर रहकर करें। तो अगर हम जब इसको जलाते हैं तो ये कैसे जलती है? एक तो ये सफ़ेद चमकीली लौ के साथ जलता है, सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है। दूसरी, इसकी जो राख, जब ये जल जाता है तो इसकी जो राख बनती है वो भी सफ़ेद रंग की होती है, और इस सफ़ेद रंग की राख को हम इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ वॉच ग्लास में आपको दिखाया गया है, यहाँ इसको इकट्ठा कर लिया गया है। मैग्नीशियम का रिबन का दहन करते समय अपनी आँखों पर, ये मैंने आपको बता दिया है, इनको दूर रखें ताकि आपकी आँखें सुरक्षित रह सकें। आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि श्वेत चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन या मैग्नीशियम रिबन जलता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत चूर्ण जो अपन ने वॉच ग्लास में रखा था वो भी आपने देख लिया कि श्वेत चूर्ण बन गया। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। देखिए, हमने मैग्नीशियम रिबन को यहाँ जलाया है, लेकिन जो चूर्ण प्राप्त हुआ वो किस चीज़ का हुआ? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त हो रहा है। ये कैसे हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो श्वेत चूर्ण है वो किस चीज़ का है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड
मैं ऑक्साइड कहाँ से आया, मैग्नीशियम तो रिबन था ही मैग्नीशियम का, लेकिन ऑक्साइड कहाँ से आया, तो ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो क्रिया हुई उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब आप कहिए कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो ऑक्सीजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है जब इसको जलाया गया। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं आगे के क्रियाकलाप। तो पहले इसमें हम देखेंगे कई बच्चे जो हैं वो अब मैग्नीशियम का अगर आपको लिखना है तो इसके सूत्र या इसके संकेत को भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप चाहें तो अपनी नोटबुक लेके उसमें मेरे साथ साथ यहाँ पर इसके संकेतों को भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg। ठीक है, तो आप इसका संकेत भी अगर याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आपको आगे सूत्रों को, समीकरणों को लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो हम आगे इसके बढ़े उससे पहले आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, आपको लिखना ये आपका ऑक्सीजन का हो गया, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब हम आगे का क्रियाकलाप अगर देखें तो आगे का जो क्रियाकलाप है तो इसमें हम एक परख नली में लेड मतलब शीशा, देखिए इसमें लिखा हुआ है शीशा, तो लेड का ही दूसरा नाम क्या है, शीशा है। लेड नाइट्रेट का जो घोल है इसको एक उसमें फ्लास्क में लेते हैं। इसमें पोटेशियम आयोडाइड, अब इसमें आपको क्या देखना है, लेड का सूत्र भी देखना है। लेड का सूत्र क्या होता है या संकेत क्या होता है, Pb, लेड का होता है Pb। इसके बाद जो पोटेशियम को के से प्रदर्शित करते हैं, आयोडाइड को आई से। तो पोटेशियम आयोडाइड ये आप नोट करते जाइए साथ साथ में, ताकि आपको आगे जाके कोई भी समीकरण बनाने में दिक्कत ना हो। जब हम इस घोल को मिला लेते हैं, अब इसमें देखते हैं कि अब क्या परीक्षण किया आपने, ये हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रियाकलाप 1.3। एक शंकु आकार फ्लास्क लेते हैं। एक शंकु आकार मतलब देखिए फ्लास्क पहले भी मैंने बता दिया है, कुछ लोग गए होंगे लैब में, कुछ को नहीं पता होगा। ये इस शेप का एक कांच का वो होता है फ्लास्क जैसा, देखिए ये होता है कॉर्क, जिसको ऊपर से जो इसको ऊपर ढक्कन जैसे से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें एक कांच की नली से इसको पूरी तरीके से टाइट कर दिया जाता है ताकि इसमें हवा वगैरह कुछ भी ना जा सके। ये हमारा शंकु आकार का फ्लास्क है, कांच का बना होता है ये, और इसके अंदर क्या डला हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं हम, इसका सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का है H2SO4, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। इसके साथ इसके या तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ले सकते हैं, या फिर परख नली में और क्या ले सकते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कोई ना कोई अम्ल लेना है, या तो HCl या फिर H2SO4, ये दोनों में से कोई एक अम्ल हमको लेना है। जब हम इसमें ये ले लेते हैं, अब हमको अम्ल का जो इस्तेमाल करना है वो बहुत सावधानी से करना है, कहीं इधर उधर गिरे ना, ज़्यादातर हिले डुले ना। तो जब हम इसको ले लेते हैं, इसके साथ ही हमने क्या डाला है इसके अंदर हम डालते हैं जिंक मतलब जस्ता माने Zn, जस्ता का मतलब क्या हुआ Zn या जिंक। जिंक का सूत्र क्या होता है, जिंक का संकेत क्या होता है, हम देखें अगर तो जिंक का संकेत है हमारा Zn, यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, जिंक का है Zn, इसको हम जिंक बोलते हैं। तो जब हमने इन दोनों चीज़ों को, या तो H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों मिला के जस्ते में जब हम मिलाएंगे और इसको ऊपर से कॉर्क से बंद कर देंगे नली के द्वारा, अब इसमें क्या होगा देखिए आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए तीनों
क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब हम ये सब चीज़ें कर लेंगे, अब हम कैसे बताएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जो हमने इतना कर लिया, अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम आगे देखते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। अवस्थाएं परिवर्तन अपन ने ऊपर पढ़ा है। दूध था, कमरे के ताप पे रखा, दही बन गया, ये उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या है कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन मीन्स लोहे की कील खुली छोड़ दी थी, उसके ऊपर भूरे रंग की परत जमा हो गई थी, उसके कलर में चेंज आ गया था। इसका मतलब ही क्या है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है गैस का निकास या गैस का उत्सर्जन। तो देखिए अभी आपको दिखाते हैं, जस्ते के साथ अपन ने H2SO4 को ऐड किया है, जस्ते के चूने के साथ, जिंक के साथ, तब, और ऊपर से इसको कॉर्क से बंद कर दिया है। अब इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, ध्यान रखिएगा बच्चों, H2 गैस या हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें से। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, तो किसी एक गैस का निकास हो रहा है। जैसे मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि हम सांस ले रहे हैं तो O2 या ऑक्सीजन अंदर जा रही है, बाहर कौन सी गैस निकाल रहे हैं हम, CO2। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कहाँ से आया, C कहाँ से ऐड हो गया उसमें। हमारे शरीर में जितनी भी कार्बन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको हमने बाहर निकाला। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन उसके अंदर ऐड हुआ ऑक्सीजन के अंदर, वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उपस्थित था, जिसको हमने बाहर निकाल दिया। ऐसे ही इसमें भी H2 गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है आपका तापमान में परिवर्तन। तो जब हम ये गैस बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस, तो साथ ही हम जब फ्लास्क की दीवारों को छू कर देखते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, ये गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसके तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तापमान में भी परिवर्तन हुआ है, रंग में भी परिवर्तन हुआ है, अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, गैस का निकास भी हुआ है, इसका मतलब इन सभी अभिक्रियाओं में कहीं रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तब ये सब चीज़ों का, अगर अवस्था में परिवर्तन होता है पहला, दूसरा है आपका रंग में परिवर्तन, कलर चेंज, तीसरा गैस निकल रही है, कोई भी गैस हो सकती है वो, इसके बाद तापमान में परिवर्तन हो रहा है, ठंडे से गर्म हो रहा है या गर्म से ठंडा हो रहा है। तो इन सभी क्रियाओं में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं चीज़ों से हम पता लगाएंगे कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई। आगे देखते हैं, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब ये सभी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो हम चारों ओर वातावरण में देखेंगे तो हमें पता चल जाए कि भाई हमारे चारों ओर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। कुछ हमको दिखाई देती हैं और कुछ हम नहीं देख पाते हैं, और उनको हो सकता है कभी कभी समझ भी ना पाए। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब उनका प्रतीकात्मक मीन्स उनका संकेत, वो किस संकेत से उनको प्रदर्शित किया जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। अब जो हमने रासायनिक संकेत अभी आपको बताना स्टार्ट किए थे कि लेड को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेड को Pb से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को H2 से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं, जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको कई जगहों पर अगर हम देखें तो जब बच्चों को अगर ये याद नहीं होगा तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ में, कि हमको तो भाई ये याद ही नहीं हो। जब अगर आपको ये संकेत याद नहीं होंगे तो आप क्या कर पाएंगे, तो आप समीकरण को बनाने में आपको दिक्कत होगी। जैसे कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, Mn और Mg, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? मैग्नीशियम का सूत्र हमको मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि मैग्नीशियम का सूत्र
क्या होता है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। मैग्नीशियम का संकेत, मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Mg से। ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया था, मैग्नीशियम को Mg से। लेकिन अगर Mg के साथ कभी कभी ऐसा होता है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्या लिख दिया जाता है, इनके साथ ही Mg के साथ ही उसमें लिख दिया जाता है Mn। मान लीजिए वहाँ एक आपको ऑब्जेक्टिव आया कि मैग्नीशियम का संकेत होता है, Mg लिखा हुआ है और दूसरी साइड Mn लिखा हुआ है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या होता है ये Mn। अब उनको ये पता अगर है कि मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते, कन्फर्म है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि Mn क्या है। तो Mn क्या है, Mn है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो अगर मैग्नीशियम का सूत्र पूछा जाए तो ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको मैग्नीशियम अगर पूछा गया है तो Mg ही लिखना है कि Mg मतलब मैग्नीशियम का सूत्र, मैग्नीशियम का संकेत। तो यहाँ आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। Mn का मतलब होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑक्साइड। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें बच्चों, और कभी भी ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ दी गई है तो आपको बस ये याद रखना है कि मैग्नीशियम Mg और अगर Mn लिखा है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे हम देखें, इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ें, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन कराते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त में भी आप लिख सकते हैं। तो पहले हम शब्द समीकरण में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैग्नीशियम का सूत्र Mg, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अभिकारक। जिन दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया हो रही है वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और बना हुआ पदार्थ, ये देखिए मार्क लगा हुआ है तीर का, इसका मतलब अब एक नया पदार्थ बनने वाला है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या कहलाता है, जो कहलाता है उत्पाद, आपका उत्पाद कहलाता है।